हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा देख रहे हैं आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाला है। आज हम बता रहे हैं बिहार बोर्ड का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था है क्या, आखिर में इसका विकास कैसे हुआ। समावेशी विकास भी इसमें आता है, प्रति व्यक्ति आय भी आता है, राष्ट्रीय आय होता है, ये सब का डिफिनेशन क्या होता है, एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को हम बताएंगे। इस चैप्टर से जुड़े रहिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरू कर बताते हैं आर्थिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आर्थिक क्रियाएं कि आर्थिक क्रियाएं है क्या। आर्थिक मतलब ऐसे भी आ रहा है पैसा, अर्थ आ गया तो क्या आ गया, पैसा। क्रियाएं मतलब क्या होता है, काम, मतलब जो पैसा के लिए काम किया जाए वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रियाएं। मतलब वैसा क्रिया, वैसा कार्य जिससे हमें पैसा मिलता है, जिससे हमें पैसा मिलता है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, समझिएगा इस टॉपिक को। आर्थिक मीन्स पैसा होता है और क्रियाएं मीन्स काम होता है। वैसा काम जिससे हमें पैसा मिल रहा है उसे क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं। क्योंकि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमको आर्थिक क्रियाएं समझना बड़ा ही जरूरी होता है। इसलिए आर्थिक क्रियाएं कैसे हो, एग्जाम्पल जैसे कोई मजदूर काम करता है, काम करने के बाद उसको क्या मिलता है, उसको पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है। कोई शिक्षक काम करता है, शिक्षक पढ़ाता है, उसका मतलब क्या मिलता है, उसको फीस मिलता है, वेतन मिलता है। तो ये क्या हुआ, आर्थिक क्रिया। कोई व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है तो कार्य करने के बदले में उसे जो पैसा मिल रहा है वो क्या होगा प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रियाएं होगा। चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा समझ जाइए। व्यवस्था मतलब उसको व्यवस्थित करना, मतलब चलाना या संगठित करना। मतलब कि पैसा को किस ढंग से चलाना है, पैसा को किस तरह से चलाना है, उसकी पद्धति को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब इसका डिफिनेशन क्या होगा, एग्जाम में आएगा तो लिखना है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया डिफिनेशन अर्थव्यवस्था के। अर्थव्यवस्था का ऐसा तंत्र या ढांचा, तंत्र या ढांचा मतलब व्यवस्था, मतलब कि बनावट। अर्थव्यवस्था का क्या है, बनावट है, एक प्रकार का ढांचा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, संपादित होती है। मतलब आर्थिक क्रियाएं, कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम के बदले में पैसा मिलता है, वो होता है आर्थिक क्रियाएं। मतलब व्यक्ति कैसे काम करेगा, किस काम में कैसा पैसा मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था। मतलब किस जगह पे क्या पैसा मिलेगा, कहां पे क्या, कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, कैसे कैसे चलेगा। मतलब कि पैसा को चलाना, मतलब कि एक तंत्र या ढांचा, एक बनावट, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था होता है। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ अर्थशास्त्री हुए जिसने अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है ना, ब्राउन, अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार हम देखते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। मतलब अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन, मतलब हम लोग का जीवन कैसे चल रहा है उसको अर्जन करने के लिए, उसको जानने का क्या होता है, एक प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। किसके अनुसार, ब्राउन के अनुसार। आर्थर लेविस के अनुसार हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। मतलब अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है
राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से, मतलब पूरा देश के नियम और कानून और देश का मतलब कि पूरा देश के संपूर्ण व्यवहार जिसके आधार पर पूरा देश चलता है, जो क्या होता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है। मतलब वो कहते हैं कि मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संसाधनों किस रूप में प्रयोग करता है, कितना प्रयोग करता है, इसके बारे में जानना क्या कहता है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगला, जो एग्जाम में आता भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना या तंत्र, अर्थव्यवस्था एक तंत्र या ढांचा है, एक बनावट है। तो आखिर में भारत में इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी बनावट कैसी होती है? तो अर्थव्यवस्था की संरचना 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तो 3 भागों में बांटा गया। आइए प्राथमिक क्षेत्र हम समझते हैं क्या है। कृषि या कृषि कार्यों से, कृषि कार्यों से संबंधित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे, इसमें जैसे क्या हो जाएगा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, कृषि या कृषि कार्यों संबंधित क्षेत्र मतलब कृषि खेती हो गया या खेती से संबंधित जो कार्य हो गया, किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र आएगा। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब जिसमें कृषि से संबंधित कार्य हो, तो कृषि मतलब खेती हो गया, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ऐसे एग्जाम में आता है, पशुपालन किस क्षेत्र में आता है? तुम लोग क्या दे देगा ऑप्शन में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानना है प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि पशुपालन क्या है, कृषि से ही संबंधित है। अब समझना द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। इसमें हो जाएगा उद्योग से संबंधित क्षेत्र को क्या कहेंगे, द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। उद्योग से संबंधित, जैसे कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब क्या हो गया, उद्योग से संबंधित क्षेत्र हो गया। तो उद्योग से संबंधित क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ये सब आ गया, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, है ना, लौह इस्पात उद्योग, बहुत सारा आ गया। देखिए सबसे पहला जरूरत मेरा क्या था, प्राथमिक क्षेत्र, खाने के लिए। तो ऐसे भी भोजन सबसे पहला जरूरत होता है, तो आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद क्या होगा, कपड़ा, तो कपड़ा हो गया, क्या हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया। लौह इस्पात ये सब क्या हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में आ गया। तो उद्योग से संबंधित क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, है ना, जिसमें उद्योग आ गया। तो एग्जाम में आता है वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आया, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा भाई प्यारे बच्चों, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र मतलब क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र भी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र। वैसा क्षेत्र, जो हमें क्या देता है, सेवा देता है। वैसा क्षेत्र जो हमें सेवा देता है, जो हमें सेवा देता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र कहते हैं जो हमें सेवा देता है। सेवा करने मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे हमें सेवा मिलती है। जैसे रेलवे, रेलवे क्या हो गया, हमको सेवा देता है, रेलवे हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं। अस्पताल, अस्पताल क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया तृतीय क्षेत्र। स्कूल क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया।
ये सब क्या हो रहा है, हम लोग को सेवा देने का कार्य कर रहा है, मतलब हम लोग का विकास में और ज्यादा वृद्धि कर रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। वैसा क्षेत्र जो में सेवा देता है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, तृतीय क्षेत्र हो गया। जैसे रेलवे, अस्पताल, स्कूल, ये सब क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब आते हैं अर्थव्यवस्था प्रकार। एग्जाम में आता है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है। अर्थव्यवस्था तंत्र बोलेगा तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था प्रकार बोलेगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अर्थव्यवस्था प्रकार है, हमारा विश्व स्तर पर कैसी कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ये सब अर्थव्यवस्था प्रकार है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब समझिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी सामान का उत्पादन अगर जो होता है, कोई भी सामान का उत्पादन होता है देश के अंतर्गत, तो जितना सामान का निर्माण हुआ उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा। मतलब जो व्यक्ति किसी सामान को निर्माण किया है उसी का अधिकार रहेगा। जब उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति अधिकार रहेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों, जितना सामान का निर्माण हो रहा है उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा, कोई पर्सनल व्यक्ति का अधिकार रहेगा, जो निर्माण करेगा उसी का अधिकार रहेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पाई जाती है, किस देश में, जैसे में आगे अमेरिका, जैसे में यूएसए। अमेरिका आ गया, क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब लोग आते हैं समाजवादी। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, इसमें उत्पादन के साधनों पर क्या होगा, सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, सरकार का, उस देश का सरकार का अधिकार होगा। तो क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, देश के सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे चाइना, चाइना में देखते हैं ना, चीन में क्या देखते हैं, जैसे में क्या हो गया, जैसे में चीन, चीन में क्या है, जितना भी सामान बनेगा, जितना भी वस्तु का उत्पादन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, सरकार के अंडर में आएगा, है ना। अब लोग बढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति या सरकार दोनों का अधिकार हो जाए तो क्या कहलाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वैसा देश जहां उत्पादन के साधनों पर जिस वस्तु का निर्माण हो रहा है उस पर किसी खास व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे में प्यारे बच्चों, जैसे में हो जाएगा भारत,
भारत देश में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, एग्जाम आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि भारत देश में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो क्या बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए प्यारे बच्चों, जानते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास जो है कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में जानना है। अर्थव्यवस्था का विकास तो सबसे पहले आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक मतलब हो गया पैसा, और विकास मतलब क्या हुआ, वृद्धि होना, बढ़ना, मतलब पैसा का विकास होना, पैसा में वृद्धि होना क्या कहलाता है, आर्थिक विकास। मतलब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि, आय में वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास कहलाता है। किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि होना क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। अब मौद्रिक विकास मतलब क्या हुआ, मौद्रिक मतलब होता है पैसा। मौद्रिक मीन्स क्या होता है, पैसा होता है। पैसा मतलब क्या है, मुद्रा। मौद्रिक मीन्स मुद्रा। तो मुद्रा का विकास होना, जो मुद्रा है, जैसे कि मतलब क्या हुआ, मुद्रा का विकास होना मौद्रिक विकास कहलाता है। मुद्रा का विकास होना, विकास होना। जैसे देखते हैं हमारे दादा परदादा छरदादा, वो सब समय में क्या होता था कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीद बिक्री होता था। मतलब कि किसी के पास चावल है तो क्या हुआ, चावल उसको दे दिया, और किसी के पास गेहूं है तो क्या हुआ, गेहूं उसको दे दिया। मतलब क्या एक्सचेंज होता था, मतलब गेहूं इसको दे दिया और जिसके पास चावल है उसको दे दिया। तो इस प्रकार से क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा आया, सिक्का आया, इसके बाद क्या हुआ, कागज आया, कागज के बाद क्या हुआ, चेक आया, चेक के बाद एटीएम मशीन आया। इस प्रकार से क्या हुआ, मुद्रा का धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होते गया। तो मुद्रा का विकास होना क्या कहता है प्यारे बच्चों, मौद्रिक विकास। अब हम नेक्स्ट जब चैप्टर बताएंगे उसमें अच्छा से बताएंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, कैसे कैसे हुआ, और फिर किस ढंग से मुद्रा का विकास हुआ, ये सब हम लोग उसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब कुछ जो हमारे अर्थशास्त्री हो गए, मेयर वार्लिंग है, ये सब क्या होता है, कुछ कथन हम लोग देख लेंगे। श्रीमती उर्सुला हिक्स जो है वो क्या बोले अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में क्या बोले हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो प्रोफेसर मेयर एवं वार्लिन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब वो बताएं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, दीर्घकाल में मतलब एक दिया गया समय में अगर जो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। मान लीजिए एक वर्ष दिया गया, एक साल, मतलब एक साल में अगर देश की संपत्ति 100 रुपया है तो अगला साल अगर जो देश की संपत्ति 120 रुपया हो गया तो वृद्धि कितना प्यारे बच्चों, 20 रुपया क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो ये हुआ दीर्घकाल में, एक दिया गया समय में, एक साल या 2 साल जो भी है, एक दिया गया समय में अगर देश के संपत्ति में अगर जो वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा आर्थिक विकास कहलाएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। देखिए यहां वृद्धि एक आया है, वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए, विकसित देशों के लिए, और विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए, विकासशील देशों के लिए। सबसे पहले हमको समझना विकसित देश किसे कहते हैं। तो वैसा देश जो क्या है, बहुत ज्यादा विकास कर गया है, मतलब बहुत विकास कर गया, जैसे अमेरिका, ये सब क्या हो गया, अमेरिका, चाइना हो गया, ब्रिटेन, ये सब देश क्या है, बहुत विकास किया है, ब्रिटो पावर वाला देश है। ये सब क्या है, वैसा देश जो विकास कर गया है वो सब क्या होता है, विकसित देश। तो अगर जो विकसित देश, मान लिया अमेरिका का आय जो है 120 रुपया है, अगर जो एक साल में इसकी आय बढ़ती है तो हो जाता है 140 रुपया। तो अगर जो अमेरिका का आय बढ़ रहा है तो उससे क्या कहेंगे, आर्थिक वृद्धि, मतलब उसका आर्थिक वृद्धि हुआ।
लेकिन विकासशील देशों का यदि आय बढ़ेगा तो क्या कहेंगे उसको कि आर्थिक विकास हुआ। अब विकासशील देश किसे कहेंगे, तो वैसा देश जो विकास कर रहा है, अब बेचारा जोर लगाया हुआ विकास करने में, जैसे भारत क्या है, एक विकासशील देश है। भारत क्या हो रहा है, अभी विकास कर रहा है। तो वैसा देश जो भी विकास कर रहा होगा विकासशील देश। अगर जो भारत की आय 120 रुपया है, अगर जो एक साल के बाद 140 रुपया हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि भारत का आर्थिक विकास हुआ है। क्या होगा, आर्थिक विकास हुआ। किनके अनुसार, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार। अगर जो कोई विकसित देश विकास कर रहा है तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, आर्थिक वृद्धि। लेकिन अगर जो कोई विकासशील देश के आय में वृद्धि हो रहा है, इसके क्या प्रयोग होगा, आर्थिक विकास। देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है सतत विकास। सतत विकास, इसका नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। सतत मतलब क्या होता है, लगातार। सतत मीन्स क्या होता है, लगातार। विकास मतलब होता है विकास, लगातार विकास करना, लगातार किसी व्यक्ति का वृद्धि होना, क्या कहलाता है, सतत विकास होता है। सतत विकास कैसे होगा, तो अगर जो मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, अगर जो कोई व्यक्ति है, अगर जो किसी व्यक्ति के पास मान लिया 100 रुपया है, 100 रुपया है, और उसका बेटा अगर जो हुआ बेटा, तो बेटा इस 100 रुपया को अगर जो 200 रुपया बनाएगा तभी तो विकास होगा। अगर जो 100 रुपया इसके पास है और अपना बेटा के लिए 100 रुपया और बचा करके रखा है, अब बेटा क्या किया, इसको इस 100 रुपया को क्या किया, खत्म कर दिया, ला दिया 10 रुपया पे, तो क्या हुआ, विकास नहीं कहलाएगा। सतत विकास का मतलब क्या हो, लगातार विकास होना। यदि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, उसका बेटा आया कितना रुपया बना दिया, 200 रुपया बना दिया, उसका पोता आया कितना रुपया बना दिया, 400 रुपया बना दिया, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, सतत विकास होगा, मतलब लगातार विकास होते जाएगा। अब हम लोग इसका डिफिनेशन समझेंगे, सतत विकास होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, वर्तमान के पीढ़ियों द्वारा, वर्तमान के पीढ़ियों द्वारा भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या हो गया, वर्तमान के पीढ़ी द्वारा भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण नियोजित ढंग से उपयोग करना। मतलब जो संसाधन है हमारे वर्तमान पीढ़ी क्या हो गया, हम लोग हो गए, तो वर्तमान के पीढ़ी द्वारा जो भविष्य में जो पीढ़ी आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए और संसाधनों का विवेकपूर्ण नियोजित ढंग से, विवेकपूर्ण और नियोजित ढंग से, मतलब अच्छा संसाधन का उपयोग करना चाहिए ताकि संसाधन बचा रहे और हमारा जो आने वाला पीढ़ी जो है उसको भी उपयोग कर सके। तो क्या होगा, वो सतत विकास कहलाएगा, है ना, लगातार विकास कहलाएगा। ये बच्चों, अब आता है समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या है, हमको ये चीज समझना है, समावेशी विकास क्या है। तो समावेशी विकास हो गया, समावेशी मतलब समाज का विकास होना, क्या कहलाता है, समावेशी विकास। मतलब वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। सभी वर्गों का मतलब क्या हुआ, जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, अमीर है, गरीब है, तो सबका विकास अगर जो हो रहा है तो क्या कहलाएगा, समावेशी विकास। मतलब वैसा विकास जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले सभी लोगों का विकास होता है, तो क्या कहलाता है, समावेशी विकास। देखिए मेरे बच्चों, अब आता है आर्थिक नियोजन।
आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ समझने के लिए हम लोग समझेंगे योजना आयोग। योजना आयोग क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, है ना। योजना आयोग क्या बोला है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। मतलब जो संसाधन है उसको विकासात्मक क्रियाओं में, मतलब विकास के कार्य में लगाना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। मतलब संसाधन जो है, जो देश का संसाधन है, योजना आयोग बोल रहा है कि जो देश का संसाधन जो है उसको विकासात्मक मतलब विकास के कार्यों में लगाना वो क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। मतलब देश के जो संसाधन जो है उसको और अधिक से अधिक कैसे वृद्धि हो सकता है, और अधिक से अधिक कैसे देश विकास कर सकता है। तो देश के विकास हुआ, लेकिन देश के विकास अधिक से अधिक कैसे होगा इसके लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, समझना है योजना आयोग क्या है। योजना आयोग क्या है, हम बताए थे ना कि बताएंगे योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सामान्यतः काम काज एवं उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है। इसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य। और जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं उसके उपस्थिति में क्या होता है, योजना आयोग का देखभाल होता है। उसका जितना भी योजनाएं बनाई गई है उसका देखभाल होता है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1950 में, तो जवाहरलाल नेहरू। ये सब एग्जाम में आता है योजना आयोग क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका गठन कब हुआ, थोड़ा सा ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आता है एग्जाम में नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, तो जब योजना आयोग गठन हुआ 1950 में, तो नीति आयोग 1950 में जो हुआ था, योजना आयोग गठन हुआ था, तो योजना आयोग को ही भंग करके कहा गया नीति आयोग आया। तो आता है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, एग्जाम में आता है बिहार बोर्ड में। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या किए, नीति आयोग लाए। इसका कार्य क्या होता है, नीति आयोग का कार्य क्या होता है, नीति आयोग कार्यक्रम को विकसित करना, केंद्र और राज्य का सलाह देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और विकास के लिए रणनीतिक इनपुट प्रदान करना, मतलब ये सब होता है। अब आता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो सुमन बेरी। वर्तमान सीईओ कौन है, BR सुब्रमण्यम। ये सब क्या है, नीति आयोग का मतलब कि सीईओ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सब एग्जाम में आता है, ये सब थोड़ा सा क्या करना है, इसको नोट करना है। देखिए प्यारे बच्चों, अब आ गया राष्ट्रीय विकास परिषद। कभी कभी आता है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ प्यारे बच्चों, 6 अगस्त 1952 ईस्वी के। इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री जो उस समय थे वर्तमान, मतलब कि उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। वैसे कि अभी का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है भारत के, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है। अब इसका कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय विकास योजनाओं का तैयार करना, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रम का समन्वित करना, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है, तो देश के समग्र विकास की सुनिश्चित करना और राज्यों के साथ मिलकर विकासात्मक योजनाओं को लागू करना। इससे क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य देश के विकास को गति प्रदान करना, केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना। मतलब केंद्र और राज्य के बीच, मतलब राज्य और देश के बीच में जो संबंध होता है उसको मजबूत करना, और कैसे कैसे हमारा देश विकास करेगा उसके लिए नियम और कानून बनाना, ये क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत बार आया, 5 नंबर में भी आया है और इसी से 2 नंबर में आएगा। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक आता है। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक क्या है, 5 नंबर में आएगा। तो क्या क्या है उसको देखना है। तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय आय। ऐसे भी एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देखना है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो समझना है। मतलब राष्ट्रीय मतलब होता है देश, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। और देश, आय मतलब हुआ क्या, आय, पैसा, संपत्ति। तो देश के संपत्ति जो है, देश के संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्योंकि एग्जाम में आएगा 2 नंबर में
कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तुम लोग लिखना है कि एक वर्ष में किसी भी देश में जितनी वस्तुओं का उत्पादन या व्यय होता है उसके मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आता है, 2 नंबर क्वेश्चन है, आता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो एक वर्ष में अगर किसी भी कोई भी देश है, तो कोई भी देश में एक वर्ष में दिया गया, 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो 2 वर्ष के लिए, तो एक वर्ष में किसी भी देश में जितना वस्तु का उत्पादन होता है, किसी वस्तु कितना निर्माण हो रहा है, वस्तु कितना खपत हो रहा है, अगर जो इसको जोड़ेंगे, अगर इसके मूल्य को जोड़ेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा, देश की संपत्ति कहलाएगा, राष्ट्रीय आय निकल करके आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे अर्थ समझिए। प्रति मतलब एक, व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है, मनुष्य, आय मतलब उसकी संपत्ति, मतलब एक व्यक्ति की संपत्ति, इसका अर्थ हो गया। एग्जाम में आता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, आखिर प्रति व्यक्ति आय है क्या, है ना, 2 नंबर में आता है। तो अगर जो इसका डिफिनेशन पहले बताते हैं हम लोग कि अगर देश की कुल राष्ट्रीय आय है, मतलब देश की कुल संपत्ति है, उसमें अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा। मतलब देश की कुल संपत्ति, मान लिया जाए भारत देश की कुल संपत्ति कितना है, 100 रुपया है, मान लिया जाए, माने हैं, ठीक है, इसको दिल पर नहीं लेना है कि भारत संपत्ति 100 रुपया है, लेकिन मान लिया कोई भारत देश की संपत्ति 100 रुपया है और भारत देश में 10 व्यक्ति रह रहा है, तो इसको भागा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितना आ गया, 10 रुपया आ गया प्रति व्यक्ति आय। तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय, मतलब देश की संपत्ति, देश की जो संपत्ति है और देश में जितना व्यक्ति रह रहा है, देश की जो कुल जनसंख्या है, अगर इससे भाग देंगे देश की कुल संपत्ति में, राष्ट्रीय आय में, तो जो भागफल प्राप्त होगा, जो भागफल निकल के आएगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय होगा। कितना सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में 2 नंबर एकदम आराम से ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा, देश के राष्ट्रीय आय में, देश के राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल की प्राप्ति होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, देश की कुल राष्ट्रीय आय जो है, देश कुल राष्ट्रीय आय में और देश कुल जनसंख्या से भाग देंगे, क्या लगेगा, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय निकल के क्या आ गया प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गया राष्ट्रीय आय, मतलब देश की कुल संपत्ति, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में भागा देंगे किससे, देश की जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा निकल करके चला आया, है ना। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा इस सब चीज को ध्यान देना है। अब अगला आता है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, तो मकबूल हक के अनुसार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इस तीनों के आधार पर व्यक्ति कितना विकास किया है उसे क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहेंगे।
मतलब जीवन प्रत्याशा, कोई व्यक्ति की जीवन की आशा क्या है, इसके आधार पर हम क्या कहेंगे, गणना करेंगे कि नहीं व्यक्ति का विकास कितना हुआ। शिक्षा प्राप्ति, कोई व्यक्ति में कितना शिक्षित है, उसके आधार पर क्या पता करेंगे कि मानव कितना विकास किया। जीवन स्तर करें मतलब क्या हुआ, जीवन आशा का मतलब क्या हुआ, जीवन आशा या जीवन प्रत्याशा करें मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति कितना विकास किया। मान लिया जाए कोई व्यक्ति गरीब है, तो गरीब है तो सबसे पहले क्या सोचेगा, किसी तरह से हमको एक साइकिल खरीदा दें, किसी तरह से उसके पास साइकिल खरीदने की सोच रखेगा। जैसे उसके पास आएगा तो मोटरसाइकिल फिर खरीदने को सोच रखेगा। फिर जैसे उसके पास आओ पैसा आएगा क्या कहेगा, मोटर कार खरीदने मतलब सोच रखेगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे व्यक्ति का संपत्ति बढ़ रहा है उसका प्रत्याशा बढ़ रहा है। मतलब जो व्यक्ति स्कूटर चलाता था अब व्यक्ति क्या हो रहा है, वो मतलब कि 4 व्हीलर गाड़ी चला रहा है। इससे क्या पता चलेगा, तो व्यक्ति उतना विकास किया है। तो जिसके पास साइकिल था 10 साल के बाद उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी आ गया तो क्या होगा, इसका आशा बढ़ेगा ना, उससे क्या होगा, उसके बाद भी क्या करेगा, BMW कार खरीदेगा। आशा बढ़ते जाएगा, मतलब जितना वो विकास करेगा उतना क्या होगा, इसका आशा बढ़ते जाएगा। अब देखना शिक्षा प्राप्ति, तो देखते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी घर में मान लो कोई व्यक्ति 10वां तक पढ़ा हुआ, जैसे ही उसके पास शिक्षा आएगा तो क्या कहेगा, वो समझेगा, पढ़ाई के बारे में समझेगा, तो फिर क्या कहेगा, वो 12th तक पढ़ेगा, फिर क्या ग्रेजुएशन तक पढ़ेगा, फिर PhD तक पढ़ेगा। ऐसे ऐसे यदि व्यक्ति विकास करता है तो शिक्षा में भी क्या होता है, वृद्धि होना शुरू होती है। जीवन स्तर, पहले उसका जीवन स्तर क्या था, मिट्टी के मकान में रहता था, उसे क्या हुआ, मतलब अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, लेकिन अब जैसे विकास करने लगा तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगा, मकान अच्छा अच्छा बनाया। तो इस तीनों के आधार पर क्या कहेंगे, व्यक्ति कितना विकास किया है इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर के आधार पर व्यक्ति कितना विकास किया है, इसको दर्शाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, मानव विकास सूचकांक। मेरे एग्जाम में आता है क्या, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। अब जानना राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो सबसे पहले उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अप्रैल 2002 में मनुष्य कितना विकास किया है, मानव कितना विकास किया है, इसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाया गया, उसे क्या कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। तो सबसे पहला रिपोर्ट कब बनाया गया मेरे बच्चों, अप्रैल 2002 में। कौन बनाया, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कहां बनाया गया, नई दिल्ली में। उसका उद्देश्य क्या था, मानव विकास की स्थिति का विश्लेषण करना, मतलब मानव कितना विकास किया है उसका विश्लेषण करना, उसको विस्तार से जानना और विकास के लिए आवश्यक नीतियों कार्यक्रम तैयार करने की सहायता प्रदान करना। मतलब विकास मनुष्य कैसे कर सकता है इसके आधार पर क्या करना है, जो नीति और कार्यक्रम बनाना और मानव कल्याण को बढ़ावा देना, मानव कल्याण और विकास को बढ़ावा देना। मतलब मनुष्य कितना विकास कर सकता है, उसका कल्याण कैसे होगा, इसको बढ़ावा देना, वही उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया गया। वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। देखिए मेरे बच्चों, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया कौन राज्य सबसे ज्यादा विकास किया है, कौन राज्य सबसे कम विकास किया है। एग्जाम में भी आता है, बीमारू राज्य में कौन कौन शामिल नहीं है, बीमारू राज्य में कौन कौन शामिल है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है। तो देखिए सबसे पहले समझना है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में ही बताया गया बीमारू राज्य। बीमारू राज्य कौन कौन है, मतलब कौन सा राज्य है जिससे कम विकास हुआ है। तो बीमारू मतलब बी से बिहार, सबसे पिछड़ा बिहार ही आता है। हम अगला वीडियो में बताएंगे बिहार क्यों पिछड़ा है, इसका कारण क्या है। उसके बाद एम से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, ए से क्या हो गया, असम, आर से क्या हुआ, राजस्थान, यू से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। अब आता है एग्जाम में निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। पहला ऑप्शन दे देगा कर्नाटक, फिर दे देगा मध्य प्रदेश, दूसरा देगा पश्चिम बंगाल, चौथा देगा केरल। तो क्या होगा मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, तो ये सब चीज को याद करना है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता व्यय क्या है, इसको समझना है। ठीक है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो किसी वस्तु का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता होता है मानव। कौन होता है, मानव। मानव ही किसी वस्तु का निर्माण करता है, मानव ही किसी वस्तु का उपयोग करता है। मान लिया कपड़ा, कपड़ा कौन पहनेगा, मानव पहनेगा। खाएगा कौन, तो मानव खाएगा। तो ये है उपभोक्ता व्यय क्या है, मतलब व्यक्ति किसी वस्तु का कितना उपयोग करता है और कितना खर्चा करता है तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता व्यय कहलाता है। मतलब
कोई व्यक्ति जितना वस्तु का उपयोग या खपत करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता व्यय कहते हैं। कोई व्यक्ति कितना वस्तु का खपत कर रहा है। अगर जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमा रहा है तो बहुत ज्यादा खपत करेगा, कम कमा रहा है कम खपत करेगा। तो क्या होता है? इसके द्वारा भी मानव विकास का सूचकांक गणना किया जाता है। ये बच्चों आता है आधारित संरचना। आधारित संरचना आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर में, और आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसमें आधारित संरचना क्या है? आधारित, वाक्य से ही अर्थ निकालना। आधारित मतलब किसी वस्तु पर आधारित हो, किसी वस्तु पर स्थित हो। तो देश जिस पर स्थित है, किस पर है? रेलवे पर देश स्थित है, रेलवे पर हो गया, परिवहन, संचार, ये सब पे देश स्थित है। मतलब वे सभी वस्तुएं जो देश के विकास में बहुत ज्यादा, मतलब अत्यंत बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, उसे आधारिक संरचना कहते हैं। जो देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा सहायक हो, जैसे में हो गया प्यारे बच्चों रेलवे, देश के विकास में बहुत सहायक है। संचार, अस्पताल, स्कूल, ये सब क्या है? देश के विकास में अत्यंत सहायक है, बहुत ज्यादा सहायक है। तो वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ, वे सभी चीजें जो देश के विकास में बहुत ज्यादा सहायक हो, तो क्या कहलाएगा? आधारित संरचना कहलाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम में 5 नंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बिहार के विकास की स्थिति। मतलब बिहार कितना विकास किया है, आखिर विकास क्यों नहीं बिहार कर पा रहा है, बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है? उतना सब राज्य है, 28 राज्य है, 28 राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है तो बिहार को क्यों माना जाता है? बिहार आखिर में क्यों पिछड़ापन है? इसका कारण क्या है? इस पिछड़ापन को दूर कैसे किया जा सकता है? ये 5 नंबर में हमेशा एग्जाम में आता है। एकदम विस्तार से लाइन बाय लाइन टॉपिक को समझना है, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, आ गया बिहार के पिछड़ेपन के कारण। बिहार क्यों पिछड़ापन है, बिहार क्यों पीछे है, इसके पिछड़ापन के कारण क्या है, हम क्या करेंगे इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है? समझना है सबसे पहले तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जान रहे हैं बिहार में क्या है? जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब सोचिए, अगर जो किसी परिवार का इनकम एक दिन का 1000 रुपया, एक दिन का 1000 रुपया, और उस परिवार में अगर 2-3 व्यक्ति रह रहा है, एक माता पिता एक उसका बच्चा रह रहा, तो आराम से वो रह लेगा। लेकिन वही अगर परिवार का इनकम है 1000 रुपया और उस परिवार में 10 व्यक्ति रह रहा है, तो कहां से भरण पोषण होगा? जनसंख्या बहुत बड़ा मैटर करता है पिछड़ापन के लिए सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। बिहार में क्या हो रहा है? दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जो क्या है इसका पिछड़ापन के सबसे बड़ा कारण है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तभी पिछड़ापन दूर हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार के पास तो संसाधन सीमित मात्रा में है, जितना संसाधन उतना ही है, लेकिन क्या हो रहा है? जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रहा है, जो क्या है पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब दूसरा देखते हैं आधारित संरचना का अभाव। बिहार में क्या है? आधारित संरचना का अभाव है। रेलवे अच्छा नहीं है, उद्योग नहीं है, रेलवे नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है। अगर अचानक किसी चीज घटना हो जाता है तो लोग क्या होता है? दिल्ली एम्स जाते हैं, मद्रास जाते हैं, चेन्नई जाते हैं इलाज करवाने के लिए। स्कूल देखते हैं तो बिहार में उतना अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। तो आधारित संरचना क्या है? बिहार में अभाव है। इसके कारण क्या है? बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बिहार क्या है? पीछे है। कृषि पर निर्भरता बिहार में देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं।
कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। अगर जो कृषि क्या है, मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून आया तो क्या है, अच्छा कृषि होगा। अब बिहार के 60% जनसंख्या जो है वो क्या है, कृषि पर निर्भर है। अगर जब बारिश अच्छी होगी तो कृषि होगा, और बारिश नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा। तो ये सब चीजें होती है, ऐसा मैटर करता है। तो कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके कारण क्या है, बिहार क्या है, पिछड़ापन अभी भी बना हुआ है। अब देखिए बाढ़ एवं सूखा की स्थिति। अब देखिए कहते हैं ना, न घर न काम के न काज के दुश्मन अनाज के, वही चीज बिहार के साथ भी होता है। अगर जो बिहार के लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है, और कहीं कहीं देखते हैं इतना बारिश होता है वहां बाढ़ आ जाता है, और कहीं कहीं देखते हैं इतना कम बारिश होता है वहां सुखाड़ आ जाता है। अब देखिए उत्तरी बिहार बेचारा दहल है, तो दक्षिणी बिहार बेचारा पानी से सूख गया है। तो कैसे विकास करेगा बिहार? एक तरफ पूरा बाढ़ ही है, एक तरफ पूरा सुखाड़ ही है, तो बिहार कैसे विकास करेगा? तो सरकार को चाहिए ये सब चीज पर नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ सुखाड़ पर नियंत्रण करने के लिए। उत्तरी बिहार का पानी सोचो, अगर उत्तरी बिहार का पानी दक्षिणी बिहार पहुंच गया तभी तो बिहार विकास करेगा। तो क्या है, बाढ़ से भी बिहार हमेशा ग्रसित रहा है, कभी कभी सुखाड़ से भी बिहार क्या है, हमेशा क्षति पहुंचा है। उत्तरी बिहार जहां बाढ़ से परेशान है, तो दक्षिणी बिहार क्या है, सुखाड़ से परेशान है। तो कैसे विकास होगा बिहार का? ये सब क्या है, ऐसे फैक्टर है, पिछड़ापन के कारण है। हम लोग देखते हैं औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में देखते हैं उद्योग का पिछड़ापन सबसे ज्यादा है। उद्योग है ही नहीं बिहार में, बिहार में उद्योग बहुत ही पीछे है। इसलिए बिहार के लोग क्या है, दूसरा स्टेट में, दूसरा राज्य में क्या होता है, काम करने के लिए जाता है। जिस दिन बिहार में उद्योग आएगा, जिस दिन बिहार में उद्योग बनेगा, उस दिन क्या होगा, बिहार ही विकास करेगा। लेकिन बिहार में क्या है, उद्योग ही नहीं है, उद्योग बहुत कम है। इसलिए बिहार के लोग क्या होता है, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, ये सब राज्य में क्या होते हैं, बिहार के लोग काम करने लग जाते हैं, क्योंकि बिहार में उद्योग ही नहीं है। तो बिहार के लोग यहाँ रोजगार ही नहीं मिल रहा, इसलिए क्या हो रहा है, बिहार के क्या है, पिछड़ापन का कारण बना हुआ। गरीबी, बिहार में गरीबी बहुत बड़ा फैक्टर मायने रखता है। कहते हैं ना, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। अब बिहार के लोग गरीब है, गरीबी के कारण क्या होता है, उसका सोच बहुत कम हो जाता है। अब सोच लेता है कि हम तो गरीब हैं, हमसे काम भी नहीं हो पाएगा, इसके कारण क्या होता है, पीछे ही रह जाता है। लेकिन गरीबी सबसे बड़ा मैटर करता है बिहार के विकास में। गरीबी के कारण बेचारा आए के सोच नहीं पाता तो जीवन में बढ़ नहीं पाता आगे, तो क्या है, पीछे रह जाता है। अब देखिए खराब विधि व्यवस्था, बिहार में क्या है, खराब विधि शासन व्यवस्था है। अगर जो मान लिया कि बिहार का जो यदि सरकार को नियम कानून लगाता है, नियम कानून निकालता है जो जनता के हित में रहता है, तो वो सब जनता के हित में होता नहीं है। कोई अगर मान लिया कोई चीज पास किया, आवास योजना पास किया, 2.5 लाख की योजना पास किया, 2.5 लाख जनता को मिलना चाहिए, है ना, किसी गरीब व्यक्ति को 2.5 लाख मिलना चाहिए घर बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, इतना खराब विधि व्यवस्था है, तो क्या होता है, 2.5 लाख रुपया मिलने के जगह पे क्या होता है, उसके पास मात्र 1 लाख रुपया पहुंच पाता है, 1 लाख रुपया मात्र पहुंच पाता है। ये स्थिति है बिहार का। तो विधि व्यवस्था भी क्या है, काफी हद तक खराब है। तो अब क्या है, कुशल प्रशासन का अभाव, बिहार में कुशल प्रशासन का अभाव है। अब देखते हैं ना, कहीं मारपीट होता है, तो मारपीट हुआ, अब पुलिस को हम लोग फोन कर दिए, अब आराम से माथा फट गया तो पुलिस पहुंचा, पूछा क्या हुआ भाई, किसमें लड़ाई हुआ। कितना खराब व्यवस्था है, प्रशासन कितना अभाव है। हम सबका बात नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। तो कहीं कहीं प्रशासन भी जिम्मेवार है बिहार के पीछेपन में, कारण में। ये सब क्या है, ये सब जब तक सुधरेगा नहीं तो क्या होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। ये सब एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आएगा, बिहार के पीछे में क्या कारण है, तो लोग क्या करना है, ये सब चीजों को अच्छा ढंग से लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। सबसे पहले आता है जनसंख्या पर नियंत्रण। कहते हैं ना, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा तब तक बिहार के पिछड़ेपन दूर नहीं हो सकता। सरकार योजनाएं निकाल रही है, हम दो हमारे दो, लेकिन इसमें कोई अमल ही नहीं कर रहा। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, बिहार का पिछड़ेपन दूर नहीं हो सकता। कृषि का तेजी से विकास, अब कृषि पर ज्यादा लोग निर्भर है। जब ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर ही है तो कृषि का तेजी से विकास करो, नए नए तकनीक लाओ, ऐसा बीज लाओ जिससे क्या हो सकता है, अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो, ज्यादा ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो, ताकि क्या हो, हमारे जो कृषि में जो भी जितने वस्तु का निर्माण होता है, जितने भी अनाज होते हैं, वो दूसरा राज्य में भेजेंगे, और उससे क्या होगा, देश का, राज्य का क्या होगा, विकास होगा। बाढ़ पर नियंत्रण, देखते हैं बाढ़ आ जाता है, किसान लोग कितना बेचारा मेहनत से फसल उग जाता है, अब बाढ़ आएगा पूरा फसल बर्बाद हो गया, कितना हानि होता है। तो सरकार को चाहिए बाढ़ पर नियंत्रण करें ताकि बिहार को पिछड़ेपन दूर हो सके। आधारित संरचना का विकास, रेलवे का विकास हो, अच्छा अच्छा अस्पताल हो, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल बने, अच्छा अच्छा स्कूल बने, ताकि क्या हो, बिहार का पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। उद्योग का निर्माण सबसे बड़ा मैटर करता है। बिहार में यदि उद्योग होगा तो बिहार के लोग क्यों जाएगा भाई, दूसरा स्टेट में क्यों जाएगा काम करने के लिए। तो बिहार सरकार को चाहिए
कि बिहार में उद्योग का निर्माण हो, ताकि बिहार के जो मजदूर होते हैं बिहार में उसको काम मिल सके और बिहार की अर्थव्यवस्था इससे वृद्धि होगी। गरीबी दूर करना, सबसे बड़ा मैटर है गरीब। गरीब लोग क्या होता है, बेचारा सोच ही उसका नहीं हो पाता है, सोच नहीं पाता आएगा क्या करे। तो सबसे पहले गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को नई नई योजना लगाना चाहिए और प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि गरीब अधिक से अधिक दूर हो सके। शांति व्यवस्था, सबसे बड़ा चीज शांति व्यवस्था। प्रशासन को ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन होना चाहिए ताकि बिहार में शांति व्यवस्था कायम रहे, ताकि लोग अच्छा ढंग से अपना कार्य कर सकते। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, मतलब केंद्र सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दे ताकि बिहार अधिक से अधिक विकास करे। तो आइए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्या हुआ, एक पूरा चैप्टर एकदम आसान भाषा में, कितना सिंपल भाषा में कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी क्या हुए, मेरे चैनल से जोड़िए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ये सब वीडियो, इसका सेकंड पार्ट और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, सारा वीडियो एकदम सिंपल भाषा में, मजेदार भाषा में आप लोग के लिए उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद।